नमस्कार दोस्तों। क्या देश के न्यायालयों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए? क्या भारत में कानून का शासन है? लॉ ऑफ रूल। तो लॉ ऑफ रूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने डिफाइन किया है, क्या वो भारत में है? ये सारे सवाल आज खड़े हुए हैं और इन्हीं पर हम आज चर्चा करते हैं। आज क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? शुरुआत तो हम इसी से करते हैं कि जिस तरह से ईडी ने एक मनमानी तरीके से कार्रवाई की है, जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार पिछले 3 दिन से वो बुला रही है और जिस तरीके से पूरे देश में इसके कारण से बड़ा नुकसान हो रहा है, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गली में शोर है, नरेंद्र मोदी शोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी शोर है। शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन। चीजें कर रहे हैं क्यों? क्योंकि 2015 में यही ईडी क्लीन चिट दे चुकी। सारे सबूत ईडी के पास हैं कि राहुल गांधी का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है, सोनिया गांधी का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं एक पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी सारा ट्रांजैक्शन है उस कंपनी में वो सब नंबर 1 में है। एक एक चीज ऑनलाइन है, डिजिटलाइज है, और जब कंपनी है तो सारी चीज जो डिजिटल इंडिया है उसमें आपको जरूरत ही नहीं है एक्यूज्ड को बुलाने की। आप सारी चीजें रिकॉर्ड में ले सकते हैं, चाहे बैंक से, चाहे जो है सेबी से, दूसरी जगहों से, कि जब उसका जिस तरीके से या कंपनी से जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है वहां से सारी चीजें आपको पब्लिक डोमेन में। और जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सारे सबूत पटियाला हाउस कोर्ट में भी सौंप दिए, हाई कोर्ट को भी सौंप दिए और ईडी को भी पहले दे चुके, इसके बाद आप बार बार बुलाते हैं और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। और यदि आप कहते हैं कोई विदेश में अकाउंट है या कोई चीज है तो उसका भी आपके पास कोई वो नहीं है। हम कहेंगे, आप पूछेंगे, हम कहेंगे नहीं है, तो यदि होगा तो आप कैसे कहेंगे? इसका तरीका यह है कि जो आपको बताया जा रहा है और जितनी चीजें आप कह रहे हैं कि हमें पूछना है, जिन आरोपों को जानना है और जो आरोप आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की वो महिला मंत्री है, वो उससे आप पूछ लीजिए, उससे अच्छा समित पात्रा से पूछ लीजिए। ये सारे लोग बैठे तो हैं जो आपको बता रहे हैं कि हाँ ये आरोप, और उन आरोपों का आप निकाल लीजिए, डाटा निकाल लीजिए जो वो कह रहे हैं और उस डाटा को आप वेरीफाई कर लीजिए। जरूरत क्यों? आप क्यों आखिर ये जो है इस तरीके से ज्यादती कर रहे हैं? और ये एक के साथ नहीं। अभी आपने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को किया, और सत्येंद्र जैन के जब ये खिलाफ हुआ तो कोई और विपक्ष की पार्टी बोली हो ना बोली हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस पार्टी को ही खत्म करने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है, उसके नेताओं को जेल में डाल रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने इस बात को लेकर के कहा कि सत्येंद्र जैन की इस तरह से ईडी जिस तरह से कर रही है उसको देखना होगा, इस तरह परेशान करने की नीति नहीं होनी चाहिए। और राशिद अल्वी कोई अरे गहरे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं, सारी चीजों को समझते। और इसके बाद में आप दूसरी चीज है कि आप देखिए प्रयाग इलाहाबाद में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, प्रयागराज अब तो जिला हो गया है, और उसके बाद में चाहे कानपुर में हो बुलडोजर चलाया गया, इसके अलावा सहारनपुर में हो या मुरादाबाद में हो या कहीं पर भी हो, उत्तर प्रदेश के करीब 16 जिले हैं जहां पर तमाम जगह पर बुलडोजर चलाने की नीति अपनाई गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी करीब 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जहां पर यह बुलडोजर चलाने की नीति चलाई गई है।
दिल्ली में जिस तरीके से जहांगीरपुरी में और उधर बुलडोजर चलाया गया वो आपके सामने। तो ये बुलडोजर इस नाम पे आप चला रहे हैं कि सब अवैध निर्माण है, तो उत्तर प्रदेश का 75% से अधिक 80% उत्तर प्रदेश अवैध बना हुआ है। किसी घर का कोई नक्शा पास नहीं हुआ। एग्रीकल्चर लैंड्स में घर बने हुए हैं गांवों में, और तमाम जगह जहां पर लोगों के फार्म हाउसेस हैं और दूसरी चीजें। क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? बड़े बड़े अफसरों के यहां, जजेज के जो ये सारे बने हुए हैं घर, सभी में अतिक्रमण है या अवैध निर्माण है। और यदि जिनके यहां आपने बुलडोजर चलाया वो अवैध था, तो उसके आसपास के क्या घर सभी वैध हैं? उनमें कोई वायलेशंस नहीं है, उनमें अवैध नहीं है। यदि आप इसी बात को ले लें तो हिंदुस्तान का सबसे पहला प्लांट सिटी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सामान्य तौर पे बहुत सख्त है यहाँ के नियम जो बना के गए थे, क्योंकि इस शहर को एक बेहतरीन शहर बनाना था। यहां पर भी आपको 60% घरों में अवैध निर्माण मिल जाएंगे। तो सभी जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवैध निर्माण आपको देखने को मिलेगा, और यह स्थिति है। फिर क्या बुलडोजर चल रहे हैं? और यदि अपराध के कारण चल रहे हैं तो आप बताइए, क्या अपराधी सिर्फ एक जाति के, एक धर्म के लोग ही हैं जिन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों नहीं चलाया जाता है? तमाम जो है बहुसंख्यक वर्ग से जो जुड़े हुए अपराधी हैं उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और इस देश के जो एडीआर की रिपोर्ट है, इस देश के 450 एमपी एमएलएज हैं जिन पे गंभीर आपराधिक केस है, गंभीर, छोटे मोटे नहीं, और जिन पर ये गंभीर केस है, और स्थिति ये है कि उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? और इनमें सबसे ज्यादा जो अपराधी विधायक हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो गंभीर, मतलब जिन्हें कहेंगे बहुत संज्ञेय अपराध के जो मुल्जिम हैं, उनमें सबसे ज्यादा तकरीबन 60% भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद में फिर तमाम दलों के। जबकि भारत में परसेंटेज वाइज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज 40% है देश के लोकतंत्र, लेकिन अपराधी 60% भारतीय जनता पार्टी, परिवारवादी 60% से अधिक भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा परिवारवादी हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद भी वहीं पर है, सबसे ज्यादा अपराधी भी भारतीय जनता पार्टी। वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? हेट स्पीच के मामले में सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। 95% हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े आरएसएस और दूसरे लोग हैं, वो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं, हेट पोस्ट डालते हैं और सरेआम बोलते हैं कि हम करेंगे। और आपका कानून कहां चला जाता है? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? तो ये स्थिति है। और इन्हीं सारी बातों को यदि आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। और उसके बाद आएगा कि अदालतें क्या कर रही, क्यों नहीं अदालतों पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। आज ये सवाल पूरे देश में पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अदालत मौन साधे बैठी है। आंखों में उन्होंने पट्टी, जो एक कानून की पट्टी बांधने की थी, उसकी जगह सत्ता की पट्टी बांध ली। और इसमें निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है। इसमें किसी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। और यह हालत तब है, आज 401 करोड़ से अधिक का बजट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, कि जिससे कि हमारे माननीय जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, ये सुख सुविधा से रह सके। और इतनी सुख सुविधा से रहने के बाद भी वो यदि न्याय नहीं दे सकते तो क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए? इस देश का लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो 3 संवैधानिक संस्थाएं थी और एक चौथी स्वयंभू संस्था थी। पहली संस्था थी संवैधानिक विधायिका, जिसमें संसद और विधानसभाएं आती हैं। दूसरी
जो है न्यायपालिका, जो न्याय करती है, जो सवाल उठा सकती है विधायिका पर भी और जो उठा सकती है कार्यपालिका पर भी, और तीसरी कार्यपालिका है, और चौथी लोकतंत्र की स्वयंभू संस्था है मीडिया, जिसे पत्रकारिता कहते थे, जो भी आप कह लें। तो आप सोचिए, चारों स्तंभ आज हिल गए। स्थिति यह है, ब्यूरोक्रेसी की जिसकी बात करते हैं वो शपथ लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि हम लोक सेवक हैं, जनता, पब्लिक सर्वेंट। और जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक का ही शोषण करने के लिए सत्ता के इशारों पर नाचने लगे, यस मैन बन गए हैं। और यस मैन सिर्फ ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं बने, क्योंकि इन्हें तो अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स चाहिए, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, या आईटी सर्विसेज से हो, जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए लोग हों, तमाम अखिल भारतीय सेवाओं के या राज्यों में राज्य स्तरीय सेवाओं के लोग हों, सब यसमैन बन के काम कर रहे हैं। जबकि वो शपथ लेते हैं कि वो कानून और संविधान के मुताबिक कार्य करेंगे, उसके अलावा नहीं, और उसी के बूते आज वो इस पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। वो आज सत्तारूढ़ दलों के एजेंट की तरह काम करते हैं, उनके एजेंट की तरह, उनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हमने प्रयागराज में देखा, डीएम और एसएसपी दोनों खड़े होकर इस तरह से बता रहे थे जैसे वो कोई पार्टी के प्रवक्ता की तरह से बता रहे हैं। तो ये स्थिति है, और झूठ को सच साबित करने के लिए गोएबल्स का सहारा लेते हैं। इतना झूठ बोलिए, जो नाजी और हिटलर का प्रचार मंत्री था उसकी तरह जाते हैं, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए और झूठ बोलिए। तो ये झूठ बोलने की, और ईडी भी उसी का ही इस्तेमाल हो रही है। हमने देखा है कि ईडी के जो पिछले 10-20 साल के केसेस हैं, और सबको देखने के बाद में हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि ईडी के केसेस जो 2014 के बाद में अब तक रजिस्टर हुए हैं, उसमें 1% लोग भी दोषी नहीं पाए गए हैं, 1% लोग भी। यानी उनकी स्थिति यह है कि झूठ पर ही उनका सब कुछ टिका है। तो न मान्यों पर बुलडोजर चलेगा, न किसी पर चलेगा, निरीह लोगों पर चलेगा, गरीबों पर चलेगा, और चलेगा सत्ता जिन्हें दुश्मन मानती है उन पर चलेगा। तो यह स्थिति है। और इन स्थितियों पर यदि आप बात करेंगे तो आप एक चीज देखें, अदालतें, मैं अदालत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, अदालत में शाहीन बाग जब प्रदर्शन चल रहा था तो एक कपिल गुर्जर नाम का बंदा दिल्ली में गोली चलाता है उन लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर, और 3 राउंड फायरिंग करता है और सांप्रदायिक नारे लगाता है और जाने क्या क्या कहता है। और पुलिस उसको जब गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद में होता है तो अदालत उसको चंद दिनों में ही जमानत दे देती है। तो अदालत ऐसे लोगों को तुरंत जमानत दे देती है। लेकिन वहीं जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को, जिनके खिलाफ कोई अब तक प्रूव नहीं हो पाया है, उनको जमानत नहीं दी जाती है। और जब बड़ी मुश्किल से एक निचली अदालत जमानत देती है तो हाई कोर्ट उसे रद्द कर देती है। आप बताइए, ये न्यायपालिका है? इतने समय हो गया, साल हो गए, लेकिन आप ये स्थितियां पैदा हुए हैं। इसी तरीके से पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनमें जेएनयू की जो छात्रा थी, पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगना कलिता, उनकी जमानत खारिज कर दी जाती है। क्या खतरा था आपको? उन्होंने क्या ऐसा कर दिया? क्या देशद्रोह कर दिया? इसके बाद में आप संदीप कप्पन की बात कर ले, सिद्दीकी कप्पन की, जो जब हाथरस कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, तो वो अपने जो पत्रकारों का संगठन है और उसके तहत वो वहां का जायजा लेने, कवर करने जा रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया मथुरा में। और उसके बाद में उनके ऊपर यूएपीए समेत जाने क्या क्या लगा दिया गया और क्या बनाया गया। आज उनको आप जेल में डाले हुए। किस बात का आप न्याय कर रहे हैं? किस बात का सबूत? तो न्यायपालिका की हालत ये है। लेकिन वहीं जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए अपराधी हैं, उनको खटाखट जमानत भी मिलती है और उन पर केस भी बड़ी मुश्किलों से दर्ज होता है।
अब अदालत क्यों नहीं पूछ रही कि नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं पूछ रही। इसी तरीके से बहुत सारी चीज। तो कानून का शासन है कहां, और कानून की हत्या कौन कर रहा है? खुद अदालतें। हमें याद है जस्टिस एएन मुल्ला, आनंद नारायण मुल्ला, बहुत आदर है उनका। उन्होंने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने एक चीज कही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है, और आज कह सकते हैं भारत में ये जो जांच एजेंसियां हैं एक संगठित गिरोह है, और उन गिरोह का सरगना खुद न्यायपालिका बन गई है, अदालतें बन गई। तो आज संगठित अपराधियों के गिरोह की सरगना जब अदालतें बन जाएं और वो अपराधियों को तो जमानत दे दे और एक वर्ग विशेष के जो आरोपी हो उनको जेल में सजा दे, तब आप क्या कहें? एफआईआर दर्ज करने को तैयार ना हो, तब आप क्या कहें? तो ये स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके सब जगह बात उठी, इस पर क्यों नहीं जो है कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट? आप तो 401 करोड़ से अधिक रुपया हमारी मेहनत का, हमारी कमाई का, हमारे से वसूले गए टैक्स का खा जाते हैं, उससे ऐश करते हैं, ऐश की जिंदगी जीते, फिर आप क्यों नहीं बोलते? अब देखिए जब चुनाव आता है तो सही गलत नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने कि ये इलेक्शन जो है, ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, और वो उसी तरह कार्रवाई करता है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है फारूक अब्दुल्ला, उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी चीजों और सब चीजों को लेकर के कहा गया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ियां बता करके उनके पूरे परिवार को टारगेट करने की कोशिश की गई। पंजाब में आप देखिए जिस समय चुनाव चल रहा था तो चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे पर जो है ईडी की कार्रवाई हुई और उसके बाद में कुछ नहीं। और इसमें भी आप ये देखिए कि जिस तरीके से मुल्जिम बनाने की कोशिश होती है और चुनाव के समय में शोर मचता है और उसके बाद में पता नहीं चलता कि उसका क्या हुआ, क्योंकि उससे परसेप्शन आप बनाते हैं भ्रष्टाचार। आपको याद होगा इसी उसमें अखिलेश यादव के तमाम सारे जो है मित्रों के यहाँ, उनके सहयोगियों के यहाँ, उनकी पार्टी से जुड़े लोगों के यहाँ ईडी के छापेमारी हुई, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया सब टाइम फिस। महाराष्ट्र का आप देख लिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं, एनसीपी के नेताओं वाली जो वहां पर महाविकास अघाड़ी सरकार है, वहां पर किस तरीके से ईडी ने छापेमारी की, क्या किया। शरद पवार और उनके भांजे अजीत पवार के यहाँ छापे मारे। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें कहा कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और निकला क्या? आज तक कुछ नहीं निकाल पाया। तो स्थिति ये है। इसके बाद में आप देखिए जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख हो, उन पर है। उसके बाद में एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, उनके यहाँ हो। इसके बाद में इस तरह से उनके कनेक्शन आप पहले बताते हैं कि अरे इनके माफिया और इनसे कनेक्शन है, और उसके बाद में आप ईडी का बताते हैं, फिर कुछ बताते हैं नवाब मलिक की पत्नी और दोनों बेटों को भी आपने मुल्जिम बनाने की कोशिश की। एनसीपी के नेता अनिल भोसले, एकनाथ खड़गे का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया, और इस तरीके से आप पूरा महाराष्ट्र में आपने इन्हें बना दिया। इसी तरीके से आप शिवसेना के पे संजय राउत पर आपने छापेमारी की और उनको आपने मुल्जिम बनाया। श्रीधर माधव पाटनकर की संपत्तियां आपने जब्त कर ली। इसके बाद में इसी तरीके से अनिल परब की आपने छापेमारी की, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। तो ये है। इसके बाद में आपने तमाम सारे लोगों के जो शिवसेना के विधायक हैं, प्रताप सरनायक, सांसद आनंद राव अदसुल और सांसद भावना गावली, इन सब के यहां आपने ईडी की कार्रवाई शुरू कर दी। सिर्फ क्या जो है यही लोग जो विपक्षी नेता हैं वही सिर्फ ईडी के और उन्होंने ही गड़बड़ियां की हैं? आपके यहां बिल्कुल सब साफ सुथरे। कांग्रेस पार्टी का ही यदि देखें तो सुशील कुमार शिंदे हो, उनकी बेटी हो, और उसके बाद में उनके पति हैं, उन सबको आपने फंसाने की कोशिश की।
राजस्थान में आप देखिए अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को आपने फर्टिलाइजर्स और दूसरे मामले में फंसाने की कोशिश की, और चुनाव के समय और जिस समय उनके खिलाफ वो सारा चीजें आपने प्रोपोगंडा करने की कोशिश की, जब उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी उधर आप उनके परिवार पर छापेमारी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की और सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। फिर दिल्ली में ही देखिए, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, इनके यहाँ जो है 5 करोड़ की संपत्ति आपने अटैच कर ली है और उनके यहाँ आपने छापेमारी की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, इस समय वो जेल में है। इसके अलावा बसपा की जो मायावती है, उनके परिवार पर ईडी जो है लंबे समय से शिकंजा कस रही है, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और बहुत ज्यादा अखिलेश यादव के तमाम करीबियों का इनकम टैक्स की रेट डाली गई। इसके अलावा दूसरे और तमाम सारे लोग हैं, उन पर आपने किया। बिहार में आपने लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर किस तरीके से किया, और झारखंड में जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री को टारगेट, हेमंत सोरेन को टारगेट बनाने की कोशिश की और उसको लेकर के आपने घेरने की कोशिश की। इसके बाद में आप पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, तो उनके यहाँ उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी, उन पर आपने ईडी की कार्रवाई की और तमाम सारे खनन घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला बता के उनके मंत्री पे कार्रवाई की। तो ये तमिलनाडु में आप देखें डीएमके के मंत्री हैं ए राधाकृष्णन, उन पर आपने कार्रवाई की और फिर उसके बाद में उनकी संपत्ति जब्त कर ली। इसके बाद कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम हैं, पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनके यहाँ आपने छापेमारी की, उन्हें गिरफ्तार भी किया, सब कुछ किया। और जिस केस में उनका नाम तक नहीं है उनमें उन्हें आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, जिस समय चुनाव का चल रहा था उस समय आपने सीएम कमलनाथ के भांजे पर कार्रवाई की, कमलनाथ के और करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेट डाली गई। और इसी तरह कर्नाटक में आप देखिए डीके शिव कुमार के यहाँ ईडी की रेट की गई और ये किया गया। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप यही कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भगवा उड़ने के बाद में सारे पापी जो हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और इसके एक नहीं हजार उदाहरण मौजूद हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे जो आपके पश्चिम बंगाल में नेता सदन है वो हो। तो इस तरह से जिसको भी आप देखें, जो आपके साथ शामिल हो गया वो बहुत अच्छा हो गया, हरियाणा में हो चाहे जहां हो। लेकिन जो आपके खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, उसको आप खत्म करने की कोशिश करते हैं, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी किसी दूसरी संस्था से। ईडी का बजट आपने इसीलिए जो है 3 गुना कर दिया। ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, बुलडोजर के जरिए आप कानून व्यवस्था, अदालतें, सबको, कानून के शासन को नष्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है, इसके जरिए आप डरवाते हैं, इतना डरा देते हैं कि लोग डरे हुए, कोई भी कि हाँ विपक्ष की मदद मत करो, विपक्ष की मदद करोगे तो आपके यहां भी बुलडोजर चल जाएगा, आपके यहां भी ईडी की रेट पड़ जाएगी, आपके यहां भी सीबीआई आ जाएगी, आपके यहां भी इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, आपके यहां पुलिस घुसाएगी। तो इन एजेंसियों का इस्तेमाल, और अदालत कुछ सुनेगी नहीं, अदालत कुछ देखेगी नहीं, अदालत कुछ जानेगी नहीं, क्योंकि अदालत 401 करोड़ से अधिक लेकर बैठी। तो आप समझिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अकेले, इसके बाद में राज्यों के हाई कोर्ट्स हो, दूसरे कोर्ट्स हो, ये जजेस की ये स्थिति। इसके बाद में कहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान करो, माननीय कहो। किस बात के माननीय, जब आप इंसाफ नहीं दे सकते, हमारा खा करके, हमारा पी करके, हमसे हमारी जो मेहनत की कमाई को उड़ा करके आप इंसाफ नहीं दे सकते, तो फिर आपको क्या कहें? आप किस बात के हो? आप जज कहें? कहते थे न्यायाधीश जो पंच होता है वो परमेश्वर होता है, परमेश्वर का रूप होता है। लेकिन यहां तो पंच नौकर बन के रह गया है। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो अदानी का नौकर है, तो नरेंद्र मोदी हो या ना हो, लेकिन अदालतें जरूर नरेंद्र मोदी की नौकर बन गई।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और यह आपके फैसलों, आपके सारी चीजों में दिखाई दे रहा है, आपके आंख बंद करने से दिखाई दे रहा है, आपके अंधे होने से दिखाई दे रहा है। आपको चिट्ठियां जाती हैं, उन पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। किस बात का? और जहां आपको सुविधा लगती है वहां सो मोटो ले लिया जाता है। यहां आपको दर्द होता है तो बड़ी चिंता आती है, लेकिन जब जज जस्ट लोया का मर्डर किया जाता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, जांच कराने को भी तैयार नहीं होते। यह आपका चरित्र है, और यदि आपका ऐसा चरित्र है तो ऐसी अदालत के प्रति हमारे दिल में कोई सम्मान नहीं। चूंकि आप हमारा पैसा खा करके इन पदों पर बैठे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, जो प्रिविलेज ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा हक बनता है कि हम आपसे कहेंगे कि इंसाफ कीजिए। आप करिए न करिए, लेकिन हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।